अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स मीटर। आज की इस वीडियो में मैं निम्र अहमद के बेहतरीन नावल मुसब का खुलासा करूंगी और आपके साथ रिव्यूज़ भी शेयर करूंगी कि ये नावल लोगों को कैसा लगा। मैंने खुद सबसे पहले यही नावल पढ़ा था निम्र अहमद का। इसके बाद ऐसी फ़ैन हुई उनकी कि उनके बाकी तमाम नावल्स भी पढ़ना शुरू कर दिए। मुसब कुरान पाक की अहमियत पे तहरीर करता नावल है जो कि शोहा डाइजेस्ट में 2011 में शाया हुआ। मुसब एक मजहबी नावल है। नावल का बेशतर हिस्सा उन मसलों को बयान करता है जिसे हमारा माशरा गुजरता है। नावल का खुलासा। ये कहानी एक यतीम लड़की महमल और इस्लामी मुकद्दस किताब कुरान पाक की है। महमल आगा इब्राहिम की बेटी है। आगा इब्राहिम की शादी नुसरत नाम खातून से ज़ाती पसंद पर होती है। आगा इब्राहिम के तीन भाई हैं, आगा करीम, आगा इब्रान और आगा असद। आगा करीम जो है उनके तीन बेटे फवाद, हनान और वसीम। दो बेटियां सिद्रा और मेरीन है और इनका जो जरिया माश है वो है कपड़ों की दुकान। आगा इब्रान उनकी दो बेटियां निदा और सामिया, एक बेटा हसन है और ये पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं। लास्ट पर हैं आगा असद। आगा असद की एक ही बेटी है आरजू और बेटा मोइज और इनका जरिया माश कुछ भी नहीं है, जबकि एक ही बहन है जिसकी एक ही बेटी है फाइका। आगा इब्राहिम की वफात महमूद के बचपन ही में हो जाती है। महमूद के 9-10 साल होने तक इसके तीनों चचा अपने अपने अहल वयाल को लेकर इनके 3 मंजिला बंगले में मुंतकिल हो गए और फैलते फैलते महमूद और मुसरत के मास्टर बेडरूम पर भी कब्जा जमा लिया और इन्हें एक स्टोर रूम में जगह दे दी। हालांकि तमाम जायदाद की इकलौती वारिस महमूद थी, मगर वो 2 जगहों पर ट्यूशन पढ़ाती और खर्च पूरा करती। इसकी माँ मुसरत सारे घर का काम करती और खराब करती, मगर फिर भी उन 2 माँ बेटियों के लिए कुछ ना बचता। महमूद अपनी इस तरह जिंदगी से बहुत उकता चुकी थी। 20 साल की उम्र तक वो नहायत अकड़ और बदतमीज हो चुकी थी। उसकी सारी चचाजाद बहनें उम्दा से उम्दा कपड़े जूते पहनती थी और उसके पास 3-3 साल पुराने कपड़े होते थे। इससे बदतर हाल उसकी माँ का था। महमूद अपने तमाम चचाओं और उनकी बीवी बच्चों से नफरत करती थी जिन्होंने उसकी जायदाद पे कब्जा कर रखा था और कोई उन्हें डर के मारे पूछने वाला नहीं था। एक दिन फवाद को एहसास होता है कि महमूद अब जवान हो चुकी है और खानदान की तमाम लड़कियों से ज्यादा हसीन है। महमूद को भी फवाद की नजरों में छुपा पैगाम मिल जाता है। फवाद पे पूरे खानदान की नजर थी। हर लड़की और उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि फवाद उनका होने वाला दामाद बने, क्योंकि वो खानदान का अकलौता बेहद खूबसूरत और हैंडसम नौजवान होता है। जब वो महमूद की तरफ माइल होता है तो महमूद को तो जैसे एक तरह का पता मिल जाता है कि इसको काबू करके अपनी तमाम जायदाद वापस ली जा सकती है। दूसरी जानब फवाद इसका इस्तेमाल करता है और एक गैंग को एक रात के लिए बेच देता है। महमूद पर खुदा की खास मेहरबानी हुई तो वो गैंग फवाद के लिए एक ट्रैप होता है। गैंग का सरगना हुमायूं एक एसपी होता है जो कि फवाद के लिए लड़कियों को बेचने वाली फवाद को बेनकाब करना चाहता है, मगर वो महमूद पर यकीन नहीं करता और इसे अपने कमरे में बंद कर देता है। वो इसे एक प्रोफेशनल डॉग समझता है। महमूद पे अल्लाह की खास मेहरबानी होती है। वो बाथरूम से किसी तरह कूद कर साथ वाले मकान में जा गिरती है। वो मकान नहीं बल्कि एक मदरसा होता है। उस मदरसे की जो मालकन और पढ़ाने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम फरिश्ते होता है। फरिश्ते हुमायूं की खाला ज़ाद होती है। वो हुमायूं से कहती है कि महमूद से नरमी से पेश है, फिर वो हुमायूं के हवाले कर देती है। सुबह को वो महमूद को उसके घर ले जाता है और फवाद का भांडा पहुंच जाता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और सारे खानदान में आगा करीम की बेइज्जती हो जाती है। महमूद इस वाक़े के बाद हर रोज़ मदरसे जाती है और कुरान की तालीम उसकी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। इस दौरान महमूद को जबरदस्ती हुमायूं के खिलाफ बयान देने के लिए ज़हनी तौर पर अजियत दी जाती है। असद और गुफरान चचा उसको बुरी तरह पीटते भी हैं। उसकी माँ सिर्फ तमाशाई बनी रहती है। उसका कजन हसन उसको पसंद करता है मगर उसके लिए स्टैंड लेने में नाकाम रहता है। फवाद जैसे तैसे जेल से जमानत पे रहा हो जाता है। महमूद के लिए फवाद का रिश्ता डाला जाता है, मगर महमूद शादी नहीं करना चाहती। एक रोज आगा करीम महमूद से डील करने आते हैं और हुमायूं के खिलाफ बयान देने पे उसके नाम उसकी जायदाद वापस करने की ऑफर करते हैं। महमूद भी मरूब हो जाती है। फिर वो सोचती है कि क्या करे। कमरा अदालत में वो आगा करीम के आगे 9 करोड़ का चेक रखती है कि अगर वो साइन कर दें तो वो झूठा बयान देने को तैयार है, मगर वो चेक चीर फाड़ देते हैं और महमूद सुकून का सांस लेकर हुमायूं के हक में बयान जमा करवाती है। महमूद और हुमायूं एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, मगर फरिश्ते हुमायूं को बचपन से ही चाहती है। इन्हीं दिनों में महमूद को मालूम पड़ता है कि फरिश्ते उसकी सौतेली बहन है। उसे बहुत बड़ा धचका लगता है। मुसरत से शादी से कबल आगा इब्राहिम ने फरिश्ते की माँ से पसंद की शादी की होती है, मगर घरेलू तनाज़ात की वजह से छोड़ देते हैं और बाद में मुसरत से शादी कर लेते हैं। महमूद की तरह फरिश्ते भी आए रोज अपने चचाओं से अपने हक का मुतालबा करती रहती है। महमूद का फवाद के खिलाफ बयान देने पे उसके घर वाले उसका रिश्ता वसीम से कर देते हैं, जो कि इंतहाई कमीनी खसलत इंसान है। महमूद काम चाहती है। एक दिन वो मदरसे होती है कि उसको घर से ड्राइवर आकर ले जाता है कि उसकी वालदा की वफात हो गई। ये उसकी जिंदगी में आने वाला सबसे बड़ा तूफान होता है। उसके चचाओं ने झूठ मूठ की एक वसीयत उसको सुनाई कि मुसर्रत कह गई है कि मेरी ख्वाहिश है कि महमूद को जल्द अज जल्द वसीम के निकाह में दे दिया जाए। महमूद भी बेवकूफ़ बन जाती है। ऐन निकाह वाले दिन फरिश्ते लड़ने आ जाती है। फवाद गन पॉइंट पे दोनों बहनों से तमाम जायदाद पे साइन करा के महमूद की शादी हुमायूं से कराकर उसे फारिग कर देते हैं। हुमायूं को मालूम नहीं होता कि किस तरह से उसकी शादी हुई है। ना महमूद बताती है ना फरिश्ते। महमूद अपने कुरान पाक में बहुत मगन हो जाती है। फरिश्ते भी सब छोड़ छाड़ कर बैरून मुल्क चले जाती है। 1 साल बाद महमूद और हुमायूं का बेटा भी होता है जिसका नाम तैमूर रखा जाता है। एक सुबह सड़क पर महमूद का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। वो 7 साल बाद होश में आती है। उसका बेटा 6 साल का हो चुका होता है। फरिश्ते ने सारे घर की जिम्मेदारियां संभाल रखी होती हैं। हुमायूं उससे शदीद तरीन बदगुमान होता है और उसको ठीक 1 साल बाद तलाक दे देता है। यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी उसको सख्त नापसंद करता है। महमूद और हुमायूं की शादी से पहले जब हुमायूं पहली बार उसे अपने घर छोड़ने आता है, तभी महमूद की तायाजाद बहन आरजू हुमायूं को पसंद कर लेती है। महमूद के दौरान कोमा में वो मसनूई तस्वीर के जरिए से हुमायूं को फवाद और महमूद के दरमियान झूठे चक्रों के बारे में आगाह करती है। हुमायूं बिना किसी तहकीक के फरिश्ते से तस्दीक कराता है कि वाकई कोई चक्कर था।
فرشتے کو سب معلوم ہوتا ہے مگر وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمایوں میمل سے شدید ترین نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فرشتے تو نیک پاک ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور اس نے بھی کہا ہے کہ فواد اور میمل ایک ساتھ آتے جاتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ میمل کے ہوش میں آتے ہی اسے طلاق دے دیتا ہے۔ عدت کا آخری دن ہوتا ہے کہ میمل کو سب پتہ چل جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان سے زیادہ پیار کرنے والی بہن نے اس کو برباد کر ڈالا صرف ایک چپ کی وجہ سے۔ وہ فرشتے کو اللہ پاک کا کلام سناتی ہے، فرشتے سننا نہیں چاہتے کیونکہ اس نے اس رات کی گواہی میں جو لا تڑکے اور چپ چاپ الزام کو صادر ہوتا دیکھا مگر بہن کو نہ بچایا، اسی رات سے قرآن پاک سے دور چلی گئی۔ اب جب میمل اس کو وہ آیات سناتی ہے جن میں اللہ پاک نے جھوٹے الزامات کی تردید کرنے پہ زور دیا ہے اور دنیا حاصل کرنے والوں کو کتے کی مثال سے تشبیہ دی ہے، تو فرشتے رو پڑتی ہے۔ وہ اسی وقت فواد کو بلاتی ہے اور معیز کو بھی جو وہ تصویر لایا تھا۔ فواد ہمایوں کو گواہی دیتا ہے کہ میمل کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ، اور معیز بھی سچ بیان کرتا ہے کہ آرزو اور ماما کے اصرار پہ اس نے یہ سب کیا ہے۔ دونوں چچا زاد بھائی معافی مانگ کر چلے جاتے ہیں۔ ہمایوں بھی معافی مانگتا ہے مگر وہ اپنا قصور نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں مگر میمل انکار کر دیتی ہے۔ فواد نے دونوں بہنوں کو ان کے حصے واپس کر دیے ہوتے ہیں۔ میمل آگا ہاؤس شفٹ ہو جاتی ہے، تیمور بھی اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کے تمام ظالم چچا اور ان کے بچے اپنے برے انجام کو سہ رہے ہوتے ہیں، اور آقا کریم جیسا فرعون فالج زدہ ہو کر میمل کے گھر آ جاتا ہے کہ اس کے بچے اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ تیمور بڑا ہو کر ملک کا نامور اسکالر بنتا ہے جبکہ ہمایوں اور فرشتے شادی کر کے میمل کو کھو کر پچھتاتے رہتے ہیں۔ میمل کی اس سخت آزمائش کے بعد اللہ پاک اس کو اس کے تمام صبر کا صلہ دیتے ہیں۔ یہ ناول اسلام اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ریویوز کی۔ یہ ناول ریڈرز کو بہت پسند آیا ہے کہ کس طرح مصنف نے قرآن کی آیات کو میمل کی زندگی کے واقعات کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ ریڈرز نے اس ناول کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ آخر میں اتنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔